Welcome everyone, this is Tarun Lawat. Welcome to one more lecture of Tarun Lawat Chemistry. Today we are going to study one more topic of chapter number 3, that is electrochemistry. And the topic is conduction and conductivity of electrolytic solution. Right? तो आज हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंडक्टेंस से। कंडक्टेंस क्या होता है? देखो, कंडक्टेंस इज बेसिकली ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट। जैसे रेजिस्टेंस क्या होता है? अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट, वैसे ही कंडक्टेंस क्या होता है? ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट। यानी यहाँ से एक बात तो समझ में आती है कि कंडक्टेंस जो होता है इसको हम जी से डिनोट करेंगे। ये क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का क्या होता है? उल्टा होता है। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, क्लास 10th में भी पढ़ा था आपने और क्लास 12th में भी आप पढ़ेंगे फिजिक्स में। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी, एल इज लेंथ, ए इज एरिया। सिमिलरली, ठीक है, हम इसको इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं? इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं 1/g इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। यानी g का फॉर्मूला यहाँ से क्या आ जाएगा? g का फॉर्मूला आ जाएगा a/l 1/रो, राइट। और 1/रो, देखो रो को क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल हम बोलेंगे कंडक्टिविटी, ठीक। तो हम क्या बोल सकते हैं इस फॉर्मूले को? g इज इक्वल्स टू k a/l, वेयर k इज कंडक्टिविटी, ठीक है। बेसिकली ये इस फॉर्मूले में दोनों आ गए, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, राइट। तो कंडक्टेंस इज ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से हमने कंडक्टिविटी का कंडक्टेंस का फॉर्मूला निकाल लिया और यहाँ पे हमको रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल से हमको क्या मिल गई? कंडक्टिविटी, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, अब ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, g इज इक्वल्स टू k a/l, ठीक। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है? एक सेल है, एक सेल है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, राइट। और एक ये इलेक्ट्रोड इस तरीके से बना हुआ है सेल की इसके दो फेसेस जो है, इधर वाला और इधर वाला, दीज आर इलेक्ट्रोड्स, पतली पतली इलेक्ट्रोड्स हैं, एंड इट इज़ कनेक्टेड टू बैटरी एंड दिस सरफेस इज ऑल्सो कनेक्टेड टू सम बैटरी। और इसके अंदर क्या भरा हुआ है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है, राइट। लेट्स सपोज दिस इज 1 सेंटीमीटर क्यूब की साइड कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम कितनी हो गई? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसकी वॉल्यूम भी कितनी हो गई? 1 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। ओके, अच्छा, अब यहाँ से बात कर लेते हैं। देखो, अगर हम एक ऐसा सेल लें जिसका एरिया कितना हो? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ कितनी हो? 1 सेंटीमीटर। यानी कि ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है हमारे पास जिसका एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स कितना है? एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जिसकी लेंथ कितनी है? 1 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स कितनी है? 1 सेंटीमीटर, ठीक। तो हम क्या बोल सकते हैं कि g इज इक्वल्स टू k, ठीक। यानी कंडक्टिविटी किसके बराबर है? कंडक्टेंस के। यानी कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस, ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैविंग area of electrodes of 1 centimeter square and distance between the electrodes of 1 centimeter, right। तो इस तरीके से हम कंडक्टिविटी की डेफिनेशन लिख सकते हैं, राइट। अच्छा, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? कंडक्टिविटी इज कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, right, of an electrolytic cell having 1 centimeter square of area of electrodes and 1 centimeter of distance between them, right। तो ये हम क्या लिख सकते हैं? कंडक्टिविटी की डेफिनेशन इस तरीके से हम लिख सकते हैं, राइट। अच्छा, और थोड़ी सी बात कर लेते हैं आगे
इस डेफिनेशन को हम थोड़ा सा और भी चेंज कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, यहाँ पे कितना सॉल्यूशन है, कितना सॉल्यूशन है? तो 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है। 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 ml सॉल्यूशन सेम ही है, तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि कंडक्टिविटी इज कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ सॉल्यूशन या 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ऐसे भी हम इस डेफिनेशन को बोल सकते हैं। ठीक है, तो कंडक्टिविटी इज कंडक्टेंस ऑफ 1 ml और 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, राइट। कई तरीके से कंडक्टिविटी को हम डिफाइन कर सकते हैं, कई तरीके से कंडक्टिविटी को हम समझ सकते हैं। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि लेट्स सपोज एक बड़ा हमारे पास सेल है, ठीक है, और इस सेल में इलेक्ट्रोड्स लगी हुई हैं और इसका कुछ कंडक्टेंस है जी, ठीक है। तो इसमें जो 1 ml सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? कंडक्टिविटी। तो कई तरीके से आप कंडक्टिविटी को समझ सकते हैं, राइट। आगे बढ़ लेते हैं, ठीक। तो ये हमने बात की कंडक्टेंस की और कंडक्टिविटी की। अच्छा, कंडक्टिविटी के बाद अब बात कर लेते हैं। ये कंडक्टिविटी में अभी थोड़ी सी चीज़ और है। हमारे पास फॉर्मूला क्या था? G इज इक्वल्स टू के ए अपॉन एल, ठीक है। अब ए अपॉन एल या एल अपॉन ए को हम लिखते हैं x, और x को बोलते हैं सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट, राइट। तो यहाँ से g की वैल्यू कितनी आ जाएगी? g की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सेल कांस्टेंट g की वैल्यू हो गई k अपॉन x, राइट। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मोलर कंडक्टेंस की। मोलर कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टेंस, राइट। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस को निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डेल्टा एम टू के इंटू 1000 ओवर एम, वेयर एम इज मोलैरिटी, के इज कंडक्टिविटी एंड डेल्टा एम इज मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस, राइट। सिमिलरली एक कंडक्टेंस और होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो ये हो जाएगा कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट
ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो 1 मोल की बजाय अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट पार्टिकल्स हैं तो हम क्या बोलेंगे, ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। और ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने का फॉर्मूला हमें पता ही है ना। नंबर ऑफ, जैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। सिमिलरली नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, है ना। और इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला, इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। मोलर मास सब जानते ही हैं, 1 मोल पार्टिकल्स का मास, या फिर जो हमारे पास केमिकल फॉर्मूला होता है उसका, उस सबका एटम्स का मास निकाल के, एटॉमिक मास निकाल के उसको हम ग्राम में लिख देते हैं, है ना। और एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर होता है कि भाई कोई आयन पे कितना चार्ज होता है, कोई कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है, कोई कितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कोई कितना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, एन फैक्टर बोल देते हैं। तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट मास निकाल लेते हैं और उसके बाद क्या निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल लेते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स इस तरीके से निकाले जाते हैं। और ग्राम इक्विवेलेंट्स, सॉरी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, डेल्टा ई K into 1000 upon n, where n is what, n is normality, n is normality। और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सिमिलरली नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। इस तरीके से हम नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करते हैं, राइट। आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। यानी कि डाइल्यूशन करने से कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के, राइट। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अच्छा, चलो बात कर लेते हैं। सबसे पहले कंडक्टेंस की बात कर लेते हैं, राइट। कंडक्टेंस की बात कर लेते हैं। देखो, लेट्स सपोज ये हमारा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और इसके अंदर दुनिया भर के हमारे इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब जैसे जैसे हम डाइल्यूट करते हैं तो क्या होगा, जैसे जैसे डाइल्यूट करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी तो पार्टिकल्स के बीच की क्या बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी। पार्टिकल्स के बीच की दूरी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स क्या होंगे, चलते हुए कम टकराएंगे, कम टकराएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो गया, रेजिस्टेंस कम हो गया तो कंडक्टेंस बढ़ गया। यानी डाइल्यूशन से क्या होगा, आयनिक इंटरफेरेंस डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीजेस, है ना। तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, हेंस कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, राइट। दूसरी बात, पार्टिकल्स ज़्यादा तेज़ी से चलेंगे क्योंकि मोबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना। उनको चलने के लिए ज़्यादा स्पेस मिलेगा तो उनकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि वो तेज़ चल सकते हैं अब, क्योंकि भीड़ भाड़ कम हो गई है तो अब वो टकराएंगे कम तो चलेंगे ज़्यादा तेज़, ठीक है। तो मोबिलिटी इंक्रीजेस, मोबिलिटी इंक्रीजेस, हेंस कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, है ना। राइट।
तो ये बात हुई किसकी, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस। डाइल्यूट करेंगे यानी, और अगर हम इसमें वाटर मिलाएंगे, लेट्स सपोज कोई भी अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें और ज़्यादा हम सॉल्वेंट डालते जाएंगे तो क्या होगा, कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। बात कर लेते हैं कंडक्टिविटी की, ठीक है। कंडक्टिविटी की बात कर लेते हैं। देखो कंडक्टिविटी की बात कर लेते हैं। देखो कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, लेट्स सपोज इतना पार्ट इसका, इतना सॉल्यूशन क्या है 1 ml, सिर्फ इतना सा सॉल्यूशन क्या है 1 ml। अब ये इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स हैं। अब जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगी तो हमको क्या दिखाई देगा, एक यूनिट वॉल्यूम में पाए जाने वाले जो चार्ज पार्टिकल्स क्या है वो कम हो गए हैं। एक यूनिट वॉल्यूम में पाए जाने वाले चार्ज पार्टिकल्स डिक्रीज हो गए हैं, यानी कि कंडक्टिविटी क्या हो गई, डिक्रीज। क्योंकि कंडक्टिविटी क्या होती है, 1 ml, एक यूनिट वॉल्यूम का कंडक्टेंस, ठीक है, एक यूनिट वॉल्यूम का कंडक्टेंस। और उस एक यूनिट वॉल्यूम में जैसे जैसे आपने डाइल्यूशन करा तो एक यूनिट वॉल्यूम में पाए जाने वाले चार्ज पार्टिकल्स वो कम हो जाएंगे, और अगर वो कम हो गए तो यानी कि कंडक्टिविटी क्या हो गई, 1 ml का कंडक्टेंस डिक्रीज हो गया, यानी कंडक्टिविटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो ये डिक्रीज हो जाएगी, है ना। ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज, पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज, तो कंडक्टिविटी, हेंस कंडक्टिविटी डिक्रीजेज, राइट। कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक। आगे बढ़ लेते हैं, बात करेंगे मोलर कंडक्टेंस की। आगे बढ़ लेते हैं, बात करते हैं मोलर कंडक्टेंस की। मोलर कंडक्टेंस की बात कर लेते हैं। मोलर कंडक्टेंस की बात कर लेते हैं भाई, चलो। मोलर कंडक्टेंस की बात करते हैं। देखो मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सॉल्यूशन। तो यानी कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है जिसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो कितने हैं, 1 मोल, 1 मोल पार्टिकल्स इसके अंदर पड़े हुए हैं, ठीक। अब हमने क्या किया, और इसके अंदर सॉल्वेंट डाल दिया, डाइल्यूशन किया। डाइल्यूशन करने से क्या होगा, 1 मोल पार्टिकल कम थोड़ी ना हो जाएंगे, जितने हैं उतने ही रहेंगे। दूसरी बात क्या होगी, पार्टिकल्स के बीच में दूरी बढ़ जाएगी, चलने के लिए ज़्यादा जगह मिलेगी, तो आयनिक इंटरफेरेंस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। आयनिक इंटरफेरेंस डिक्रीज हो जाएंगे तो कंडक्टेंस जो है, मोलर कंडक्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा। तीसरी बात, क्योंकि जगह ज़्यादा मिलेगी चलने के लिए तो वो ज़्यादा तेज़ी से चल पाएंगे, यानी मोबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, राइट। क्योंकि आयनिक इंटरफेरेंस कम हो जाएगा और क्या होगा, मोबिलिटी पार्टिकल्स की इंक्रीज हो जाएगी। तो ये आप खुद ही लिख लेना, ठीक। और अगला क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो वो भी सेम फैक्टर्स पे ही डिपेंड करता है ना। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी सेम फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि आयनिक इंटरफेरेंस इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और क्योंकि डिस्टेंस पार्टिकल्स के बीच में कम इंक्रीज हो जाएगा तो मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस के लिए आप सेम फैक्टर्स लिख सकते हैं, राइट। अच्छा, तो ये बात हुई इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। अच्छा, एक चीज़ और, मोलर कंडक्टेंस में हम एक बात और कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट।
देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं जब हम उसको सॉल्वेंट में डालते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल NaCl है तो Na अलग हो जाएगा, Cl हो जाएगा, वो 100% डिसोसिएट होते हैं। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो 100% डिसोसिएट नहीं होते, ठीक है, उनकी कुछ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है, जैसे 50% पार्टिकल से डिसोसिएट हुए, 50% नहीं हुए, यानी ब्रेक हुए सॉल्वेंट में जाने के बाद अपने रेस्पेक्टिव आयंस में, ठीक है। तो जो नहीं होते हैं कंप्लीट डिसोसिएट वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं सॉल्वेंट में जाने के बाद वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक। अब क्या होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बस इतना सा फर्क होता है कि भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो जाते ही सारे पार्टिकल्स अलग अलग डिसोसिएट हो गए हैं, तो इसमें क्या होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन क्या होगा कि भाई हम जैसे जैसे डाइल्यूट कर रहे हैं, जैसे जैसे अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज कर रहे हैं, तो पार्टिकल्स के बीच में क्या हो रहा है इंटरफेरेंस कम होता चला जा रहा है, आयनिक इंटरफेरेंस वीक होता चला जा रहा है, तो कंडक्टिविटी क्या होती चली जा रही है, इंक्रीज होती चली जा रही है। दूसरी बात, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स इंक्रीज हो गया है तो उनकी मोबिलिटी भी इंक्रीज हो गई है, इसकी वजह से कंडक्टिविटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, यानी कंडक्टेंस क्या हो गया है, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज हो गया है। लेकिन अगर हम बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ऑन डाइल्यूशन क्या होता है, कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज, बिकॉज जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं वैसे वैसे जो डिसोसिएशन है पार्टिकल्स का वीक इलेक्ट्रोलाइट का वो बढ़ता चला जाता है। यानी कि हो सकता है पहले पार्टिकल्स का डिसोसिएशन 50% हुआ हो, यानी कि अगर आपने मान लो 100 पार्टिकल्स डाले, 100 में से 50 पार्टिकल्स क्या हो गए हैं, ब्रेक हो गए हैं, और 50 पार्टिकल्स ऐसे ही पड़े हुए हैं। जैसे जैसे आप डाइल्यूट करते हैं, जैसे जैसे आप सॉल्वेंट अंदर डालते चले जाते हैं, वैसे वैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होती चली जाती है, यानी पार्टिकल्स ब्रेक होते चले जाते हैं। तो क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होते चले जाते हैं, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इंक्रीज होते चले जाते हैं डाइल्यूशन करने से, तो कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती चली जाती है, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट अलग क्या आएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट में कि जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं वैसे वैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होती चली जाती है, पार्टिकल ज़्यादा डिसोसिएट करते हैं, जिससे नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल सॉल्यूशन में इंक्रीज हो जाता है और मोलर कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट का इंक्रीज होता चला जाता है, राइट। अच्छा, अब इन दोनों के लिए एक ग्राफ भी बनाते हैं हम, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हम मोलर कंडक्टेंस और डाइल्यूशन के बीच में ग्राफ बना लेते हैं, या कंसंट्रेशन के बीच में। देखो एक फॉर्मूला होता है, डाइल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। यानी कि खुद सोचिए, अगर जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करेंगे, जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करेंगे तो कंसंट्रेशन तो कम ही होती चली जाएगी। कंसंट्रेशन क्या होती है, 1 लीटर सॉल्यूशन में मिलने वाले पार्टिकल्स, दैट इज कंसंट्रेशन, है ना, मोल्स में हो या ग्राम्स में हो, ठीक। तो जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करेंगे कंसंट्रेशन तो डिक्रीज होती चली जाएगी। तो डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, और कंसंट्रेशन की हाफ पावर में ये एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, राइट। तो जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं, ठीक, तो क्या होगा, हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ कुछ ऐसे आता है, और नीचे हमारा एक्स एक्सिस पे हमने क्या है, क्या लिखा हुआ है, √ऑफ कंसंट्रेशन। यानी कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम हो रही है, जैसे जैसे हम ग्राफ में पीछे आ रहे हैं, है ना, या देखो जैसे जैसे हम ग्राफ में पीछे आ रहे हैं तो कंसंट्रेशन क्या होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। कंसंट्रेशन कम होती चली जा रही है, इसका मतलब कंसंट्रेशन कम होने का मतलब क्या है, डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। तो डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा है तो आप क्या देखो, मोलर कंडक्टेंस हाइट क्या चलती जा रही है, ग्राफ की बढ़ती चली जा रही है, यानी कि मोलर कंडक्टेंस बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही ये ग्राफ हम प्लॉट करें तो ग्राफ क्या आता है, ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ग्राफ ऐसा इसलिए आता है क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस इतनी स्ट्रांगली, इतनी बिल्कुल तेज़ी से नहीं बढ़ता है। क्या होता है, इनिशियली वो कंसंट्रेशन कम होने से, यानी कि डाइल्यूशन बढ़ने से धीरे धीरे इंक्रीज होता है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स अभी कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुए हैं, ठीक है, और वो अभी धीरे धीरे क्या होंगे, डिसोसिएट होंगे, राइट। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।